नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है ज्योग्राफ़ी के प्रश्न वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके ये एसएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसमें अक्सर ये मोटे तौर पे प्रश्न दिख जाते हैं जो कि आपको याद नहीं रहते हैं और इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन की बात करें तो चूंकि मानव पृथ्वी पे रहता है, अतः पृथ्वी पे निर्भर है, यह कथन किसका है? देखिए, ऑब्वियस है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के संसाधनों पे निर्भर होते ही हैं। जैसे आप कोयला खदान के पास रहेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गैस से कम कोयले से ज़्यादा खाना बनती है। तो वैसे ही हम अगर पृथ्वी पे रह रहे हैं तो पृथ्वी पे हम निर्भर हैं, ठीक है? तो ये जो कथन है वो किसने बोला था? जीन ब्रून्स ने। अब याद कैसे करेंगे? जिनके पास रहते हैं या जिन पे रहते हैं या जिनके करीब रहते हैं, उन पे हम निर्भर होते हैं। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? जीन ब्रून्स का है। अगला क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने परसेंट जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? यानी कि अगर कोई बोला जा रहा है कि फलाना जो गांव है वो पूर्ण साक्षर है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कम से कम 90% जो जनसंख्या है 7 वर्ष से ऊपर वाले वो साक्षर हो चुका है। तब हम उस गांव को या उस पर्टिकुलर एरिया को, उस देश को या उस जो भी चीज़ है उसको हम क्या मानेंगे? पूर्ण यानी कि साक्षरता वाला जगह मानेंगे, ठीक है? तो ये साक्षरता का न्यूनतम मापदंड है। इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर बात कर लेते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। यानी कि साक्षरता दर किससे गणना की जाती है? अगर आप 6 वर्ष 11 महीने के 29 दिन के हैं तब आप काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, आप काउंटलेस आदमी हैं, ठीक है? अगर 6 वर्ष 11 महीना 29 दिन या आप कह सकते हैं अगर 31 का महीना है तो 30 दिन, इतना अगर आपका एज है तो आप काउंट में नहीं आएंगे। जैसे ही आपका 7 वर्ष हो गया, यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा, तब आपका काउंट होगा कि आप साक्षर हैं या नहीं, ठीक है? ये क्राइटेरिया है भारत में साक्षरता का। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप साक्षर हैं या नहीं, लेकिन तब आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपसे तभी पूछा जा सकता है जब आप 7 से ज़्यादा वर्ष के हो, यानी कि 7 वर्ष के हों या 7 से ज़्यादा वर्ष के हों, ठीक है? तो यानी कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किस उम्र से की जाती है? 7 वर्ष के उम्र से की जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी आता है? सॉरी, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखिए, आपसे पूछा क्या जाएगा कि त्रिवेणी नहर है वो कहाँ पे है? तो अगर त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये आपका वेस्ट और नॉर्थ बिहार में है, यानी कि चंपारण, ठीक है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है? तो वहाँ एक नहर है त्रिवेणी नहर। अब पूछा जाता है कि ये जो नहर है उसमें कौन से नदी से पानी आती है? तो गंडक नदी से पानी आती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। कई बार आपने बूढ़ी गंडक का नाम सुना होगा, ठीक है? तो ये जो नदी है वो कहाँ पे बहती है? बिहार में बहती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि गंडक नदी कौन से राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का। अब पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। अब पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो ये गंडक नदी से पानी आती है। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न इससे निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए, भारत में नहर द्वारा सिंचाई किया जा रहा है, तो नहर देखिएगा कि यूपी में बहुत सारी नदियां बह रही है। अब नदी रहेगी तभी तो नहर निकलेगा, नदी ही नहीं रहेगी तो नहर कैसे आएगी? तो यानी कि नदी का पानी ही नहर में जाता है। तो आप देखेंगे कि यूपी में जितने भी हिमालय की नदियां हैं वो लगभग जो पूरब की ओर बहती है वो सभी यूपी से बहती है। तो इस वजह से यूपी में जो सिंचाई है वो नहर से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? अगला बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे है? यानी कि अगर पूछा जाए महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, तो ये
आपके पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम भारत के मुख्य भूभाग के जितने भी उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम अंडमान के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अंडमान काफ़ी आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है भारत का, ठीक है। वहाँ पे घूमने जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा स्थान है, ठीक है। तो वहाँ पे महात्मा गांधी के नाम पे एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, अब देखिए समुद्री उद्यान है यानी कि समुद्र में ही तो है ये आपका अंडमान निकोबार, तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो उद्यान होगा वो समुद्री उद्यान होगा, ठीक है। तो ये जो समुद्री उद्यान है वो आपके कहाँ पे है ये पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो हो गया पोर्ट ब्लेयर में। आपके हो सकता है ऑप्शन दिया रहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया रहेगा ऑप्शन, तो क्या दिया जाएगा, अंडमान या अंडमान पहला ऑप्शन रहेगा, दूसरा आपके दिए जाएंगे निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, या अंडमान में ही कंफ्यूज किया जाए तो कहाँ पे होगा, ये आपके देखिए ऑप्शन किस तरह से चेंज होंगे, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान। तो डिटेल में हम चर्चा कर देते हैं कि पोर्ट ब्लेयर एक्चुअल में कहाँ पे है। हालांकि ये जो आपके समुद्री उद्यान है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और अगर अंदर की बात करें तो ये अंडमान द्वीप पे है, और अंडमान में भी अगर अंदर की बात करें तो ये आपके साउथ अंडमान पे स्थित है, ये वाला आपके राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसको पिक्चर के नज़र से देखने की कोशिश करें कि पिक्चर में ये कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखिएगा पिक्चर में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये आपका एकदम से जूम इमेज है अंडमान निकोबार का, देखिएगा निकोबार तो इसमें है ही नहीं, क्यों, निकोबार ये नीचे है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, तब ये साउथ में निकोबार है, ऊपर अंडमान है। अब अंडमान को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर 3 पार्ट। ये देखिएगा ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये आपका मिडिल अंडमान हो गया, ये वाला आपका मिडिल हो गया, ये आपका साउथ अंडमान हो गया, ये वाला आपका साउथ अंडमान हो गया। तो अब देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा साउथ अंडमान में, ठीक है। अंडमान में ही, साउथ अंडमान में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये जो समुद्री उद्यान है, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है महात्मा गांधी के नाम पे, वो कहाँ पे है, अंडमान में ही है। लेकिन कौन से अंडमान में है, ये आपके साउथ अंडमान में है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, जब आप श्रीशैलम टाइगर रिजर्व याद करके जाते हैं। हालांकि पूरा नाम क्या है, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पूरा नाम है, लेकिन ऑप्शन क्या दिए जाएंगे, नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व, या कहीं कहीं आपको सिर्फ ऑप्शन में दिया जाएगा कि श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो आपको टोटल पूरा नाम याद रखना है, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन ही इस तरह से दिए जाएंगे कि सिर्फ नागा अर्जुन दे दिया जाएगा कई बार, तो कई बार आपको सिर्फ श्रीशैलम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नाम है नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, या आप कह सकते हैं काफ़ी फेमस स्टेट है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। याद कैसे करेंगे, देखिए कंकड़ अगर मतलब कि अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, तो अगर कंकड़ गड़ती है तो कंकड़ के साथ आपका 36 का आंकड़ा हो जाता है ना। अगर आप कहीं ज़मीन पे चल रहे हैं या आपके जूते में एक कंकड़ घुस गई, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत परेशानी होती है चलने में। तो जो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।